वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। आज के लेक्चर में अकाउंटिंग रेशो का पार्ट नंबर 2। अपनी पुरानी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म रेशो और साइड बाय साइड लॉन्ग टर्म रेशो। आज रिमेनिंग पोर्शन के साथ आएंगे अकाउंटिंग रेशो का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और वन बाय वन बात करेंगे। एक्टिविटी रेशो कहो, टर्नओवर रेशो कहो, या इसको हम परफॉर्मेंस रेशो के नाम से भी जानते हैं। एक्टिविटी, टर्नओवर या परफॉर्मेंस, और ये सभी रेशो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन टाइम्स। तो याद रखिएगा, एक्टिविटी रेशो हैज टू बी कैलकुलेटेड इन टाइम्स। यहां पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ITR। इसका फॉर्मूला जो अपने को याद करना है, दैट इज द कॉर्फो, मतलब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉर्फो क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, लिखवाऊंगा कॉर्फो के बारे में बहुत कुछ लिखवाऊंगा आप लोगों को। तो कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इनके रेशो को बोलते हैं ITR, और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम्स में। एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गया? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर 2, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एड ऑन एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड इन टाइम्स। मेन हमने सीखना सर कॉर्फो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बारे में समझेंगे कॉर्फो कैसे आता है। हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कॉर्फो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉक्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले, जैसा क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोग वही फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहली बात करें तो हम इसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना हमने कॉस्ट का गुड्स को कंज्यूम किया, COGS, ये पहला फॉर्मूला हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम रीड करते हैं डिक्रीज इन स्टॉक या डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो यहां ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट कैन बी रीडेड एज डिक्रीज इन स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। कई बार क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अलग से गिवन नहीं होगा, आपको सिंपली गिवन होगा डिक्रीज इन स्टॉक, या एग्जामिनर ऐसे लिखेंगे आपके लिए एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग स्टॉक, उसका मीनिंग भी हो गया डिक्रीजिंग स्टॉक। तो दो रास्ते तो ये हो गए। चलते एक और इसके फॉर्मूले ड्राइव करते हैं हम लोग, COGS। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा इंक्रीज इन स्टॉक, तो कर देंगे माइनस प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इंक्रीज इन स्टॉक को लिखा होता है कई बार क्वेश्चन के अंदर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये हो गया इंक्रीज का फॉर्मूला, माइनस इंक्रीज इन स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको क्या बोलते हैं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये सभी फॉर्मूले आपके लिए है कॉर्फो के, जैसा क्वेश्चन होगा, जैसी इंफॉर्मेशन होगी, आप वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई करके चलेंगे। और इट कैन बी रिटेड एज RFO मींस नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। तो RFO प्लस ग्रॉस लॉस, एक नया फॉर्मूला और आ चुका है, और एक फॉर्मूला और आएगा हम लोगों के पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, change in inventory of finished good, work in progress, stock in trade. तो one more formula of COGS, cost of material consumed plus purchase of stock in trade plus change in inventory of finished good, work in progress, stock in trade plus direct expense if any, direct expense if any। तो एक बार दोबारा आपको फॉर्मूले दिखा रहा हूं मैं, कॉर्फो के फॉर्मूले क्या क्या बनाए हम लोगों ने। कॉर्फो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS, द सेम थिंग। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई बार क्वेश्चन में आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, लिखा होगा डिक्रीज इन स्टॉक, मतलब एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो फॉर्मूले में आ गया माइनस इंक्रीज इन स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। और वी कैन रीड इट एज RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, RFO प्लस ग्रॉस लॉस। RFO का मतलब होता है नेट सेल। लास्ट फॉर्मूला इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी। ये सभी फॉर्मूले थे COGS के या कॉर्फो के। ये फॉर्मूले आपके बहुत जगह काम आएंगे। ये वाला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट में भी काम आएगा, नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज कॉर्फो। चलते आगे, वापसी लौट के आते हैं। तो ITR में क्या चाहिए था, कॉर्फो हमने सीख लिया, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग पर क्लोजिंग का 0.2 टाइम्स में निकालते हैं। निकालने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? जैसे कि मैंने बताया, जितनी भी रेशियो है ये परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना एफिशिएंटली काम कर रही है। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं करी? तो क्या कहता है, हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज मूविंग एंड जनरेटिंग सेल। मतलब ये तो नहीं कि हमारे गोडाउन में स्टॉक भरा पड़ा है हमेशा, तो कितनी तेजी से हमारा स्टॉक चल रहा है। जितना ज्यादा होगा मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड वाइस वर्सा। तो जितना बेटर होगा, जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, और जितना कम होगा उतना बेकार है, मतलब अच्छा नहीं है। चलते अगला कॉन्सेप्ट आ रहा हम लोगों के पास, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो ट्रेड रिसीवेबल कब बनते हैं, जब हम लोग सामान उधार बेचेंगे अपने डेटर्स को या बिल रिसीवेबल को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का, जब उधार बेचेंगे तो क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, मतलब क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल कब बनेंगे, जब हम सामान बेचेंगे उधार। तो पहली बात, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, हम कहेंगे जी कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर्स एंड BR, ग्रॉस वाला। और समझेंगे क्या कहता है, ट्रेड रिसीवेबल मींस
डेटर्स प्लस बीआर, हमें चाहिए ग्रॉस, तो प्रोविजन को हम लोग यहां पर डिडक्ट नहीं करते। याद रखना, जब आप लोग करंट रेशियो निकालते हो तो वहां पे ट्रेड रिसीवेबल में से हम लोग प्रोविजन को डिडक्ट करेंगे, बट इन केस ऑफ TRTR there is no need to deduct the provision as we are going to calculate the efficiency of the debtors। अब बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR अपॉन 2। ठीक है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्लाइंट से पेमेंट कितनी जल्दी आ रही है, मतलब हम क्लाइंट को जो उधार देते ज्यादा दे रहे कम दे रहे हैं, क्या कहता है, शो द एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, मतलब पैसा टाइम पे आता है नहीं आता, ये लोग पैसा लेके तो नहीं भाग जाते। हायर द रेशियो बेटर इट इज सिंस इट इंडिकेट दैट डेब्ट आर बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली, मतलब पैसा पार्टी से क्लाइंट से टाइम पर आ जाता है। ठीक है जी, चलते आगे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, इससे लिंक जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसका नाम है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। पेएबल का मतलब क्या है, हमने किसी को पैसा देना है, सर किसको देना है, जिन लोगों से सामान हमने उधार लिया है, मतलब क्रेडिटर्स और बिल पेबल। तो बात करते हैं फॉर्मूला इसका क्या बनता है, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, मतलब कितने मेरे पेबल है, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, अगर इसकी हम बात करते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। वो ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स आता है और बीपी आता है। और यहां देखेंगे क्या कहता है, ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर्स एंड बीपी मतलब बिल पेबल। कैसे निकालते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल मतलब दोनों प्लस हो गए, क्लोजिंग वाले हो गए ओवर 2। ये क्या कहता है, इसकी बात करेंगे। ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ टाइम द क्रेडिटर आर टर्न ओवर इन रिलेशन टू परचेज, मतलब परचेज के मुकाबले कितने हमारे क्रेडिटर है। अ हाई टर्नओवर रेशियो, अगर टर्न रेशियो ज्यादा होगी और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट और अर्ली, मतलब हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट टाइम पे देते हैं या हमारे को मार्केट में उधार समय पे नहीं मिल पा रहा, तो ये रेशियो दिखाती है। तो याद रखिएगा, अगर हाइयर होगा या शॉर्टर टाइम पीरियड क्या शो करता है, हमें क्रेडिट कम मिल रहा है या हम पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगा आप लोगों को, एमसीक्यू का जमाना है, एमसीक्यू का ट्रेंड आ चुका है, तो आपको एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर आपसे पूछेगा एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, आप उनके आंसर तभी दे पाएंगे जब आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी। चलेगा, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको जिसका लिंक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से है और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से। कॉन्सेप्ट को यहां बोलते हैं हम लोग स्टॉक होल्डिंग पीरियड। कितने समय तक स्टॉक अपनी दुकान में, अपने गोडाउन में होल्ड करेंगे। यहां पे इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल। हमें अपने डेटर को कितने महीने का उधार देना होता है और इसको हम बोलते हैं डेब्ट कलेक्शन पीरियड। कितने समय का मार्केट में उधार देना होता है, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, कितने समय तक सामान को संभाल के रखना पड़ता है गोडाउन में, कितने समय का या कितनी अवधि का उधार देना पड़ता है। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एज ऑफ पेएबल, एवरेज एज ऑफ पेएबल। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे क्या होता है, हमें क्रेडिटर लगभग कितने दिनों का उधार देते हैं, या हम अपने डेटर को उधार कितना देते हैं या हमें कितना उधार मिल रहा है। इन तीनों को कैलकुलेट आप डेज में भी कर सकते हो, मंथ में कर सकते हैं या वीक में कर सकते हैं।
अगर हम कहीं इसकी बात करें, अगर हम निकालते हैं डेज में तो हम क्या कहेंगे 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आ गया डेज में। अगर हम कहें मंथ में निकालना है 12 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आ गया मंथ में। अगर हम कहें वीक में निकालना है, एक साल में होते हैं 52 हफ्ते 52 वीक, ये आ गया वीक में। यहां पे आ जाएगा, यहां बात करें 365 TR 12 TR 52 अपॉन TR, ये डेज हो गया, ये मंथ हो गया, ये वीक हो गया। सिमिलरली यहां के देखेंगे आप लोग 365 TPTR 12 TPTR 52 TPTR, डेज, मंथ और वीक। तो कॉन्सेप्ट को याद रखना, एग्जामिनर पक्का पूछेगा, पूरी उम्मीद है। चलते आगे, वापसी लौट के आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आ रहा है लास्ट, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब हम अपनी करंट एसेट को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आओ देखेंगे क्या कहता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसको भी टाइम्स में निकालते हैं। RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, मतलब हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, ज्यादा कर रही है या कम कर रही है। और देखेंगे क्या कहता है, दिस रेशियो शो द नंबर ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल हैज बीन एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अ बिजनेस। मतलब वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। हाइयर द रेशियो बेटर द एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब अच्छा बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट कम से कम आके चलेगी। सर वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका एक फॉर्मूला और है, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। वर्किंग कैपिटल को कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। तो ये था हमारा एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें ITR मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, TR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TPTR ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और लास्ट में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम लोगों ने कवर किया। आएगा अकाउंटिंग रेशियो की लास्ट जो कॉन्सेप्ट रह गया है वो है हम लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज फॉर्म, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को। यहां पहली रेशियो आ रही है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जब भी मैं कहूंगा GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इट्स अ रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर RFO इंटू 100, ये हमारा बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कॉर्फो का फॉर्मूला RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वहीं से डिराइव कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, RFO माइनस कॉर्फो। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा जी, RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉर्फो कैसे निकालता सीखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और डिस्कस किया था पहले भी, स्टॉक के अंदर जब स्टॉक की बात करोगे तो वहां पे एक्सक्लूड करना है हम लोगों ने लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो एक तो रास्ता ये था ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। चलते आगे, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल। जितना ज्यादा होगा उतना मतलब हमारी कॉस्ट कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। और कॉर्फो कैसे निकालते हैं, ये सीयूजेस कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ITR के साथ पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्फो किस तरीके से निकाला जाता है। एक बात और बता दूं,
यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल क्या क्या देखने को मिल जाएंगे हम लोगों को। यहां हम कह देंगे पावर, फ्यूल, कार्टेज, कैरेज या कैरेज ऑन परचेस या कैरेज इनवर्ड या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल थे। तो ये थी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अगला आता है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? रिलेशन ऑफ आरएफओ एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आरएफओ और ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो। तो क्या सर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉर्फो में ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी बताऊंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। कॉर्फो में ऐड ऑन करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारी आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन गया ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। बेसिकली ये बताता है हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है जी। सर कॉर्फो कैसे निकालते हैं, ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कॉर्फो कैसे निकालते हैं। ये सभी कॉर्फो के फॉर्मूले हैं, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस आप लोगों से कर चुका हूं। अब डिस्कस करना है सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, और लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में होता क्या है। जब हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो इसके अंदर आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एड ऑन करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एड ऑन करेंगे डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, या मान लो कोई भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में अलग से गिवन हो, इफ एनी। तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने बताया ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉर्फो में ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और कॉर्फो मैंने पूरा बता चुका हूं आपको ऑलरेडी आईटीआर के साथ, तो वहां आप जाके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इस तरीके से हमने कवर किया अपना ये वाला कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग रेशियो। क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, क्या करेगा ये? कैलकुलेट करते टू एसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब हमारा बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, क्या एफिशिएंसी है। अ डिक्लाइन इन द ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर बिकॉज इट मीन हायर मार्जिन एंड मोर प्रॉफिट। तो जितना ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा उतना बेटर है, जितना ये ज्यादा होगा उतना अच्छा नहीं है, उतना बेकार है, उतना बुरी बात है, मतलब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो चुका है। तो अब चलते आगे बात करते हैं आप लोगों से। अगला कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी पढ़ा था हमने ऑपरेटिंग रेशियो, अब आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मैं आपको बता दूं पहले, ऑपरेटिंग रेशियो में जब ऐड ऑन करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को, तो दोनों का समेशन आना चाहिए 100। एमसीक्यू आ गया, मान लो आपको ऑपरेटिंग रेशियो पता है, ओपीआर निकालो तो 100, तो हम कहेंगे ओआर क्या हो गया, एक फॉर्मूला और आ गया 100 माइनस ओपीआर, या मान लो ओपीआर निकालना हम लोगों ने तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो इन दोनों का सम होता है जी 100। तो फॉर्मूला क्या हो गया जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी समझेंगे, बताऊंगा कैसे निकालते हैं। आरएफओ का मतलब क्या होता है, आरएफओ का मतलब होता है नेट सेल। जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होगा उतना अच्छा है, उतना बेटर है, जितना कम होगा उतना मतलब हो रहा है। या तो अब ऐसे याद रख लो, इनवर्स रिलेशन है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बीच में। जितना ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ेगा उतना ओपीआर कम हो जाएगा, या जितना ओपीआर बढ़ेगा उतना ओआर हमारा कम हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस इज टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द
में कि हम ऑपरेशनली कितने इफेक्टिव है, कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। ऑपरेटिंग को कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते आइएगा। इस कॉन्सेप्ट को अलग से समझाता हूं, फिर यहां पे वापसी लौट के आएंगे हम लोग। देखिएगा, हम सीख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम दो बातें यहां डिस्कस करेंगे। हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। अगर इसकी हम बात करें, भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, इसमें ऑफिस एंड एडमिन आता है, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये तो हमारा हो गया ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर नॉन ऑपरेटिंग में क्या आता है? मान लो हम लोगों ने कहा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या मान लो हम यहां पे कह सकते हैं इसके अलावा एक नाम और लिख देंगे यहां पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर, या इसको हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने से पहले ये दो बातें हमने सीखी। एक बात और बताऊंगा इससे पहले, इनडायरेक्ट इनकम, या जिसको हम कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जिसमें आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। इन बातों को जानना बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय। एक बात और बताऊंगा, फिर इस फॉर्मूले पे आपको लेके जाऊंगा, बैकग्राउंड है पूरे का पूरा। देखो प्रॉफिट का सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, देन नेट प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में जाने के लिए हम माइनस कर देते हैं सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ऐड ऑन कर देते हैं सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम। इन सब बातों को पता होना बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालते समय, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार तो सीखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से और एक बार सीखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट की हेल्प से। मैं दोबारा अपनी बातों को दोहरा रहा हूं। पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो प्रकार के, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में क्या क्या आया? ऑफिस एडमिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आया? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर। फिर देखा इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और देखते हैं यहां से फॉर्मूला क्या ड्राइव करेंगे। अगर मैं कहता हूं मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट में से, हमें ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल, हम क्या ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? खाली ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमारा आ गया जी, सीधा सीधा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट की हेल्प से भी कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते आइएगा। देखिएगा, मेरे को रिवर्स ऑर्डर में नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक। क्या ऐड बैक करेंगे जी?
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर देंगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से, नेट प्रॉफिट की हेल्प से। और इसके लिए सपोर्टिंग बातें कौन कौन सी आई? इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा, और इस प्रॉफिट का पूरा सीक्वेंस। इतनी बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एमसीक्यू का ट्रेंड है, एक एक बात आपके जहन में होनी चाहिए। अगर इन बातों का के बारे में नहीं याद रहेगा या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करना और रीजनलाइजेशन क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, आएगा वापसी वहीं चलते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा, हाँ जी, तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, यहां देख लेते हैं, वापसी आके देखते हैं। नेट प्रॉफिट में एड बैक कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैंने पूरे का पूरा आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसके बारे में पूरी की पूरी ब्रीफिंग आपको इससे पहले मैंने कर दी। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है अभी बताया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम एंड सो। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला फॉर्मूला आ रहा है सर नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100। इट इंडिकेट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। जितना प्रॉफिट बढ़िया होगा मतलब उतना अच्छा काम कर रहे हैं, उतना ऑसम, उतना फैबुलस, उतना ट्रेमेंडस काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर बहुत जबरदस्त सिक्योर है। इसको भी निकालेंगे परसेंटेज की फॉर्म में। सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और समझेंगे, इस बात को भी लिखवा के समझाऊंगा आपको। सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिएगा नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अगर नेट प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना हो ग्रॉस प्रॉफिट में से, तुम कहेंगे माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एड ऑन कर दो इनडायरेक्ट इनकम। आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो फॉर्मूले को, और ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दो प्रकार के होते हैं बताया था अभी, नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बारे में ऑलरेडी पूरे का पूरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और एड ऑन कर दो इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये था नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम लोगों को नेट प्रॉफिट निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, अगर नेट प्रॉफिट निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तो माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एड बैक कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग या आप कह लो इनडायरेक्ट इनकम। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सारी बातें आपको बता चुका हूं। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट। चलेगा, बात करते आ जाओ। ये रहा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, एड ऑन अदर इनकम, माइनस हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस टैक्स, आफ्टर टैक्स चाहिए हम लोगों को। लास्ट फॉर्मूला आ रहा है हम लोगों के पास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
या वी कैन कॉल इट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI या ROCE, ROI या ROC। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जिसका? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सर PBIT कैसे निकालते हैं? हमने कल भी डिस्कस किया था। PAT में ऐड कर दो इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे टैक्स, तो आ जाएगा PBIT। PAT ऐड इंटरेस्ट ऐड टैक्स, तो आ जाएगा PBIT आ जाएगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? सर ये कैसे निकालते हैं? देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? देखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ ROC दो रास्ते हैं निकालने के। फर्स्ट वन इज एसेट अप्रोच, सेकेंड वन इज लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। अगर एसेट अप्रोच की बात करें तो हम यहां फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग? टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब हम ROC की बात करते हैं तो उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेके नहीं चलेंगे। एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। इट कैन बी राइटेड एज वेल, इसको वर्किंग एड ऑन वर्किंग कैपिटल, बिकॉज CA माइनस CL होता है वर्किंग कैपिटल। चलो लायबिलिटी अप्रोच क्या होगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई है तो, इफ एनी, अगर है तो। आओ देखते हैं इस बात को, अपनी PPT पे चलते हैं, हमारी इस बात को समझ के आते हैं क्या कहता है। क्या कहते हैं देखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? लायबिलिटी अप्रोच, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब कुछ आ गया। एक्सक्लूडिंग याद रखना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एसेट अप्रोच की बात करें, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? CA माइनस CL। जब तक क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा, आप उसको मानोगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो क्या कहते हैं? assume that all non current investment are trade investment। अगर वो कहेगा नॉन ट्रेड है तो ही उसको एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लिया ही नहीं नॉन ट्रेड, तो उसकी इनकम को भी एक्सक्लूड करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? जो इंटरेस्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको माइनस कर देंगे इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय। तो ये था हमारा पूरे का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से हमने पूरे के पूरे अकाउंटिंग रेशियो को अपनी 2 वीडियोस में कवर किया। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में से MCQ क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे MCQ के, रीजन के, असर्शन के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।